So as you know, our topic properties of stationary waves is going on, and I hope the explanation is up to done. Explanation is done up to point number 5. Point number 5 जो है आपका that is explained. तो ये जो properties या characteristics of stationary waves हैं, this topic has some more points, and after this topic only one topic is left there, that is beats. ये लास्ट टॉपिक होगा आपका चैप्टर वेव्स का, क्योंकि वेव्स में मोस्टली जो सिलेबस है दैट इज़ इन द डिलीटेड सिलेबस. तो वहाँ जो आपका डिलीटेड पोर्शन है उसमें बहुत क्लियरिटी के साथ में नहीं लिखा है कि कितने टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं. जैसे वहाँ सिर्फ ये लिखा है कि फंडामेंटल मोड्स एंड हार्मोनिक्स, लेकिन उसमें जो आपका टॉपिक आ रहा है स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रिंग एंड स्टेशनरी वेव्स इन एन ऑर्गन पाइप, वो दोनों ही टॉपिक्स आपके डिलीटेड सिलेबस में हैं. वहाँ से कोई भी पोर्शन नहीं आने वाला एग्जाम में. बस आपका लास्ट टॉपिक जो है दैट इज़ बीड्स, और उसके बाद जो टॉपिक है डॉपलर्स इफेक्ट, दैट इज़ ऑल्सो इन डिलीटेड सिलेबस. तो आज जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स हैं, और उसके बाद आपका टॉपिक बीड्स जो है दैट विल ऑल्सो बी एक्सप्लेन टुडे, एंड आफ्टर टुडे विल स्टार्ट द रिवीजन. ओके, तो रिवीजन में आपको स्टार्ट करना है चैप्टर 1 से, यानी कि यूनिट 1 जो है आपकी सबसे पहले आपने स्टार्ट किया था डायमेंशनल एनालिसिस से. उससे पहले जो फिजिकल वर्ल्ड है दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट. डायमेंशनल एनालिसिस जो है दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर. उसका वेटेज चाहे कम हो, लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स में 5 मार्क्स में रिपीट होते रहते हैं. तो आपको करना ये है कि सबसे पहले जो आपका टॉपिक है, जो चैप्टर है डायमेंशनल एनालिसिस, उसको थॉरोली स्टडी करें सो दैट आई कैन स्टार्ट द रिवीजन फ्रॉम देयर. ओके, तो चलिए देखते हैं. 5th नंबर वाला पॉइंट एक बार मैं और रिपीट कर दे रही हूँ. उसमें लिखा है कि द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द पार्टिकल्स आर डिफरेंट एंड एट डिफरेंट पॉइंट्स. तो आपका जो वेव का स्ट्रक्चर इस तरह का बना है, उसमें जो एम्पलीट्यूड है पार्टिकल्स का वो हर एक पॉइंट पे अलग होता है. जैसे आपको पता है यहाँ 0 होगा, और फिर आगे जैसे जैसे ऊपर जाता है इंक्रीज होता है. इस वाले पॉइंट पर पीक पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, एंड व्हेन अगेन द स्ट्रक्चर इज कमिंग बैक टू मीन पोजीशन, यहाँ फिर से 0 हो जाता है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करना स्टार्ट करता है. तो दिस लाइन इज क्लियर. एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड एम्पलीट्यूड वेरीज ग्रेजुअली फ्रॉम 0, यानी कि नोड्स वाले जो पॉइंट हैं वहाँ से वेरी करना स्टार्ट करता है, और एंटी नोड्स जो होते हैं वहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है. उसके बाद 6 नंबर पॉइंट है द मैक्सिमम वेलोसिटी इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, इट्स वैल्यू इज़ 0 एट द नोड्स एंड प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस टूवर्ड्स द एंटी नोड. तो जैसा पता है आपको कि जो एम्पलीट्यूड होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, और साथ ही साथ वेलोसिटी भी. वेलोसिटी जो है पार्टिकल्स की वो भी डिपेंड करेगी एम्पलीट्यूड पर. जितना वो मेन पोजीशन से ज़्यादा दूर है उतनी ही उनकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उनकी मैक्सिमम कहाँ होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर, यानी कि एंटी नोड्स पर. तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो भी हर एक पॉइंट पर डिफरेंट है, और उसकी वैल्यू 0 होती है नोड्स पर और मैक्सिमम होती है एंटी नोड्स पर. उसके बाद ऑल द पार्टिकल्स अटेन देयर मैक्सिमम वेलोसिटीज साइमल्टेनियसली व्हेन दे पास थ्रू देयर मीन पोजीशंस. तो जब सारे पार्टिकल्स जो है मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहे होते हैं तो उनकी जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा एक साथ इंक्रीज होती है और मैक्सिमम होती है. उसके बाद पॉइंट नंबर 8 है ट्वाइस इन ईच साइकिल द एनर्जी बिकम्स अल्टरनेटली होली पोटेंशियल एंड होली काइनेटिक. तो हर एक साइकिल में 2 बार, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक कंप्लीट साइकिल में 2 पीक्स, और एक कंप्लीट साइकिल में 2 टाइम्स जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होता है. एक पीक बनती है और एक वैली बनती है. तो एनर्जी जो है वो 2 बार चेंज होती है. एक बार पूरी तरह से पोटेंशियल हो जाती है. जैसे आपको पता है कंप्लीटली पोटेंशियल कब बनेगी, जब पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, यानी कि वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होता है मेन पोजीशन से सबसे ज़्यादा होता है उस कंडीशन में. तो कंप्लीटली पोटेंशियल होती है उस टाइम एनर्जी, और जब वो मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा होता है तो उसकी जो एनर्जी है वो कंप्लीटली काइनेटिक होती है. तो होली पोटेंशियल बन जाती है एक बार एनर्जी, और एक बार होली काइनेटिक होती है.
यहाँ एक्सप्लेन भी कर दिया है कि होली काइनेटिक कब होती है, आर एट देयर पोजिशंस ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन है तो होली काइनेटिक होती है। एक थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा इस तरीके के डायग्राम में और एक जो आप पेंडुलम वाला बनाते हैं, तो थोड़ा सा ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर होली पोटेंशियल है और यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर जब जाएगा तो होली काइनेटिक कहलाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डायग्राम, इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह से होली काइनेटिक व्हेन द पार्टिकल्स पास थ्रू देयर मीन पोजीशंस। ओके, तो ये पॉइंट जो है आपका पॉइंट नंबर 8 था। इसके बाद आपका पॉइंट नंबर 9 और 10, ये 2 पॉइंट्स और रह गए हैं, तो उनको हम देख लेते हैं एक बार। 9th वाले पॉइंट में लिखा है देयर इज नो ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी अक्रॉस एनी सेक्शन ऑफ द मीडियम बिकॉज नो एनर्जी कैन फ्लो पास्ट अ नोडल पॉइंट विच रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट। ये ध्यान रखिएगा कि एनर्जी का ट्रांसफ़र एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर नहीं होता। जैसे कि हम साउंड वेव्स के बारे में पढ़ते हैं कि उसमें जो डिस्टर्बेंस होता है वो डिस्टर्बेंस एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन जब स्टेशनरी वेव्स की बात होती है, स्टेशनरी वेव्स में ये जो पॉइंट्स होते हैं नोड्स और एंटी नोड्स, ये पॉइंट्स फिक्स्ड हैं। इनमें ऐसा नहीं है कि इनसे इनकी जो एनर्जी है वो दूसरे रीजन में ट्रांसफ़र हो जाएगी या दूसरे रीजन से इनमें आ सकती है। तो क्योंकि स्टेशनरी वेव्स जो है वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का कॉम्बिनेशन है और जो ट्रांसफरेंस पॉसिबल है वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड में होता है। स्टेशनरी वेव्स में ऐसा कोई भी ट्रांसफरेंस नहीं होता है और ये जो पॉइंट्स होते हैं हाई एनर्जी के और लो ज़ीरो एनर्जी के वो फिक्स होते हैं। ओके, फिर 10th वाला पॉइंट है आपका स्टेशनरी वेव हैज़ द सेम वेव लेंथ एंड टाइम पीरियड एज द टू कॉम्पोनेंट वेव्स। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि स्टेशनरी वेव जो होती है उसकी वेवलेंथ भी और टाइम पीरियड भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे कि उसकी 2 कॉम्पोनेंट वेव्स यानी कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव्स की जितनी वेवलेंथ और टाइम पीरियड होगा उतना ही उसके कॉम्बिनेशन से बनने वाली स्टेशनरी वेव का भी होना चाहिए। तो इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ऑल 10 प्रॉपर्टीज़ कभी भी आपसे नहीं पूछी जाती हैं, एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा तो मैक्स टू मैक्स 5 प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी 5 प्रॉपर्टीज़ आपको स्टडी करनी है और उनको लर्न करके उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक दिस बीट्स विल बी स्टार्टेड। ओके, तो चलिए बीट्स देखते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं आपके, जैसे इसमें आपने पढ़ा स्टेशनरी वेव्स, प्रोग्रेसिव वेव्स, और अब ये टॉपिक आ रहा है बीट्स। तो सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है लेकिन सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो साउंड या वेव्स से ही रिलेटेड हैं। तो बीट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि बीट्स जो टर्म है दैट इज़ यूज्ड वेरी मच इन साउंड म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बीट्स का। तो बीट्स क्या कहलाती हैं, तो बीट्स के लिए भी देखिए स्टेशनरी वेव्स हों या बीट्स हों, हमेशा इनमें जो है वो 2 वेव्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ भी 2 वेव्स चाहिए हैं लेकिन यहाँ पर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड जैसी 2 वेव्स नहीं है, बल्कि यहाँ पर 2 बिल्कुल डिफरेंट वेव्स हैं, 2 अलग अलग वेव्स हैं। और वेव्स ऐसी होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ जैसे आपने स्टेशनरी वेव्स में पढ़ा था कि पाथ सेम हो, स्पीड भी सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट हो, ऐसे ही कुछ जो कंडीशंस हैं वो इसमें भी हैं। तो इसमें सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है कि जो 2 वेव्स जिनसे बनेंगी बीट्स, वो वेव्स हमेशा फ्रीक्वेंसी में डिफरेंट होनी चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंस हो दोनों की फ्रीक्वेंसी में, तभी बीट्स जनरेट होंगी। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है व्हेन 2 साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ट्रैवलिंग अलोंग सेम पाथ इन द सेम डायरेक्शन सुपरपोज अपॉन ईच अदर। तो यहाँ सेम पाथ और सेम डायरेक्शन चाहिए लेकिन फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस हो, जब मूव करती हैं तो फिर से वही फिनोमेना होता है जो स्टेशनरी वेव्स में था, यानी कि इनकी इंटेंसिटी है, क्योंकि जब सुपर पोजिशन होगा तो कहीं इंटेंसिटी यानी कि कहीं वो सेम फेज़ में मिलेंगी, कहीं आउट ऑफ फेज़ होंगी, तो इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर इंक्रीज़ होती है, किसी पॉइंट पर 0 हो जाती है। तो उस इंटेंसिटी के अप एंड डाउन की वजह से जो साउंड सुनाई देती है उस साउंड में कभी राइज हो जाता है, बहुत तेज़ साउंड सुनाई देती है, कभी फॉल होता है, कभी बहुत स्लो साउंड सुनाई देती है। तो ये जो फिनोमेना है आपका साउंड का जो राइज एंड फॉल होता है दैट इज़ नोन एज बीट्स। ओके, तो आप जो डेफिनेशन लिखेंगे दैट विल बी सेम विच इज़ रिटन हियर व्हेन 2 साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज
traveling along the same path in the same direction in a medium superposed upon each other. The intensity of resultant sound at any point in the medium rises and falls. ये ब्रैकेट को आप कट कर सकते हैं. राइजेज एंड फॉल्स. उसके बाद आपको लिखना है these periodic variations in the intensity of sound caused by the superposition of two sound waves of slightly different frequencies are called beats. तो इतना आपको लिखना है डेफिनेशन में बीट्स की. ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि बीट्स में और आपको क्या क्या नोट डाउन करना होगा. तो लुक हियर. उसके बाद आता है बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला. तो यहाँ पर अब देखिए दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो किसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और किसी की कम होगी. तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, तो इनमें से जो भी फ्रीक्वेंसी बड़ी है उसके लिए हम लिख देंगे बीट फ्रीक्वेंसी न्यू, और सफिक्स में लिखा है बीट इज इक्वल टू न्यू 1 माइनस न्यू 2. तो अगर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो न्यू 1 माइनस न्यू 2, अगर सेकेंड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो न्यू 2 माइनस न्यू 1. तो एसेंशियल कंडीशन आप यहाँ पर कट कर देंगे. एसेंशियल कंडीशन वैसे ये होती हैं कि जो बीट्स हैं वो आपको तभी सुनाई देंगी जब दोनों की जो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है वो 10 से एक्सीड ना करे, क्योंकि 10 से अगर एक्सीड करेगा तो जो बीट्स सुनाई देंगी वो 10 बीट्स पर सेकेंड होंगी. एक सेकेंड में 10 बीट्स सुनाई देंगी, और हमारा जो माइंड है वो इतना परसिस्टेंस नहीं है कि वो हर एक बीट को अलग अलग ऑब्जर्व कर सके, जो कि 1 सेकेंड में 10 बीट्स बन रही हैं. यहाँ आप सिर्फ लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ बीट्स बाय ग्राफिकल मेथड. ओके, तो एक बार मैं आपको डायग्राम जो है दैट आई एम शोइंग यू हियर, वो ध्यान से ये डायग्राम देखिएगा जो यहाँ बना है. तो इस डायग्राम में दिखाया गया, सबसे पहले डायग्राम का जो ए पार्ट है उसमें दिखाया गया है एक सॉलिड कर्व. तो सॉलिड वाला जो कर्व है उसमें कितनी वेव्स बन रही हैं, तो अगर आप काउंट करें तो उसमें टोटल 6 वेव्स हैं, 6 ऑसिलेशंस हैं, 6 साइकिल्स हैं. उसके साथ साथ एक डॉटेड कर्व भी चल रहा है. इसका मतलब दूसरी वाली जो साउंड वेव्स है वो इसके साथ में चलना स्टार्ट हुई थी. यहाँ पर दोनों सेम फेज में थी, लेकिन चलते चलते धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि वो आउट ऑफ फेज होना स्टार्ट हो जाती है, और जब वो आउट ऑफ फेज होती है तो उसके जो ऑसिलेशंस हैं वो कम हो जाते हैं, और उसके ऑसिलेशंस यहाँ पर उसके कंपैरिजन में सॉलिड वाले कर्व के कम हो जाते हैं. ठीक है, सो लेट्स काउंट हियर. अगर आप देखें तो 4 5 6 ऑसिलेशंस इसके बन रहे हैं. तो इसका मतलब दोनों के ऑसिलेशंस में अगर डिफरेंस है तो जो सॉलिड वाला कर्व है उसके ऑसिलेशन ज़्यादा हैं, तो इट मीन्स इट हैज़ मोर फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है. एक चीज़ और क्लियर हो रही है यहाँ पर कि जहाँ पर दोनों सेम फेज में, जैसे टाइम इंस्टेंट T1 और टाइम इंस्टेंट T3, तो जब ये सेम फेज में आएंगी तो जो इंटेंसिटी होती है साउंड वेव की, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी, लाउड साउंड सुनाई देगी. तो यहाँ आप देख रहे हैं नीचे वाला कर्व इंटेंसिटी का है, तो यहाँ बहुत हाई एम्पलीट्यूड दिखाया गया है, मतलब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है. ऐसे ही यहाँ भी हाई एम्पलीट्यूड है, और बीच में जब बीच वाले पॉइंट पर आप आते हैं तो बीच वाले पॉइंट पर आने पर ये आउट ऑफ फेज हो जाता है कम्प्लीटली टाइम इंस्टेंट T2 पर. तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी घटकर लगभग बहुत मिनिमम हो जाते हैं. ओके, तो ये आपका जो है पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा गया है, एक्सप्लेनेशन गिवन है. एक्सप्लेनेशन भी एक बार मैं शो कर दे रही हूँ. तो एक्सप्लेनेशन में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि इन द गिवन फिगर द फुल, सबसे पहले आप यही बता देंगे फुल लाइन कर्व, यानी कि जो सॉलिड लाइन कर्व है वो आपका वेव फ्रीक्वेंसी न्यू 1 है. डैश्ड कर्व जो है वो फ्रीक्वेंसी न्यू 2 के लिए है, और क्लियर है कि न्यू 1 इज़ स्लाइटली ग्रेटर दैन न्यू 2. ओके, उसके बाद आप एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले टाइम T1 जो मैंने आपको बताया यहाँ वाला टाइम, तो दोनों वेव्स कैसी हैं, मीट इन सेम फेज एट अ गिवन पॉइंट. उसके बाद साउंड की जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी. विद द पैसेज ऑफ टाइम फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इंक्रीजेज एंड द टू वेव्स गेट मोर एंड मोर आउट ऑफ स्टेप. ये जो है वो आउट ऑफ फेज होना स्टार्ट होती हैं. उसके बाद यहाँ दे रखा है कि जब टाइम T2 आता है जिसपे कम्प्लीटली आउट ऑफ फेज हो जाती हैं, तो द टू वेव्स आर इन एग्जैक्टली अपोजिट फेजेस. उसके बाद आपको कुछ नहीं एक्सप्लेन करना है, मेन पॉइंट्स ही लिखने हैं. उसके बाद फिर आप लिखेंगे नाउ द फेज डिफरेंस गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम. फिर टाइम T3 पर क्या होता है, वन वेव गेन्स वन फुल वाइब्रेशन ऑन द अदर, यानी कि द टू वेव्स आर अगेन इन सेम फेज एंड प्रोड्यूस मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड सो ऑन. ओके, तो यहाँ तक आपको लिखना है. और
उसके बाद आपको जो है वो एक्सप्लेन नहीं करना है, यहाँ अगेन एंड सेम फेज तक लिखना है. ओके, तो दिस इज द कंप्लीट फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ these beads. So now your syllabus is done, and from next turn I'll try to start the revision from dimensional analysis. Okay, thank you.